नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। इतिहास की कक्षाएं जो है कुछ कारणों से स्थगित थी, आज पुनः स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया था, चाणक्य के बारे में पढ़ाया था। चाणक्य पहला प्रधानमंत्री था, देश में पहला राजनीतिक सत्ता स्थापित करने वाला पहला महासाम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य में चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा और कामंदक के नीति शास्त्र के संयोजक से नीति संबंधी, राजस्व सिद्धांत संबंधी अवधारणा का विकास हुआ और अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र पर स्थित पुस्तक है। और अर्थशास्त्र के संबंध में जो राज्य के बारे में कि राज्य रूपी पहिया बिना राजा के नहीं चल सकता, और राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद की बात की है अशोक के अभिलेख में, जिसे परिषा कहा गया है। और राज्य की अवधारणा सप्तांग सिद्धांत पे आधारित था, जो है अवधारणा सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था, जो 7 जो है तत्व है। नंबर 1 राजा, नंबर 2 अमात्य, नंबर 3 1 2 3, नंबर 3 दुर्ग, नंबर 4 कोष, नंबर 5 सेना। चाणक्य ने एक बात कहा है, जो है चाणक्य ने एक बात कहा है कि कोषागार को मजबूत बनाओ। सभी उद्यम वित्त पे निर्भर है। वित्त के संबंध में बात की तो कोष के अवधारणा पर जो कहा उन्होंने, वो अति महत्वपूर्ण है। 6वां है जनपद, और 7वां है मित्र। ये 7 आधार स्तंभ जो राज्य के प्रमुख तत्व हैं, राज्य इसी से विकसित हुआ, ये चाणक्य सिद्धांत है। और आधुनिक राजनीतिक शास्त्र जो है शास्त्र में, आधुनिक राजनीतिक शास्त्र में 4 अवधारणा की बात की गई है, जिसमें क्या है, ये 4 अवधारणा। पहला आ रहा है आपका जो है जनसंख्या, दूसरा आ रहा है दूसरा आ रहा है निश्चित भूभाग, तीसरा आ रहा है सरकार, जो चौथा आ रहा है वो है संप्रभुता। संप्रभुता की व्याख्या बोधा ने की। संप्रभुता वो सर्वोच्च शक्ति है जो विधियों के बंधन से मुक्त रहता है। पहली बार विश्व में अवधारणा आई संप्रभुता की, जो है। अब आधुनिक जो है राज्य की अवधारणा में 4 तत्व हैं, और चाणक्य में कितने हैं, 7 तत्व हैं। दोनों की तुलना देख लीजिए। इसमें बिना राजा के राज्य की अवधारणा नहीं मानी गई। राजा होना अनिवार्य है।
राजा विहीन राज्य कोई राज्य नहीं है। और राजा जो है वो रिक्त हो तो राजा के मूल्य नहीं है। अमात्य सलाह देने वाला चाहिए, जनपद होनी चाहिए, दुर्ग होनी चाहिए। मित्र विदेश नीति की बात की, इसमें क्या किया? संप्रभुता। चारों में संप्रभुता महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 1947 से पहले जनसंख्या था, निश्चित भूभाग था, ब्रिटिश सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं था, इसलिए एक राष्ट्र नहीं माना गया। पराधीनता नहीं, स्वतंत्रता, संप्रभुता, अगर स्वयं प्रभु होकर के स्वयं निर्णय लेने की अवधारणा जो विकसित हो, स्वयं संचालित हो, किसी के अधीन न हो, वो है संप्रभुता। इसकी अवधारणा इसमें की गई। अब जो आ रहा है, चाणक्य ने तो ये बात कर दी, मेगास्थनीज 305 जो है ईसा पूर्व आया। सेल्यूकस का राजदूत था, इंडिका नामक ग्रंथ लिखा, और सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ, उसमें जो संधि हुई, उसमें 4 स्टेट जो है उनको मिले। उन चारों स्टेटों में जो है काबुल था, कंधार था, हेरात था, जोडियस। आज भी अवधारणा विकसित है। उसके बाद 500 हाथी दिया गया। इतिहासकार इप्यानस ने और स्ट्रेबो ने इस संधि और युद्ध का वर्णन किया है। सेल्यूकस की पुत्री हेलेन से जो शादी हुआ था, उससे जस्टिन नामक पुत्र पैदा हुआ। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि विदेशी पुत्र से जो है संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं होता था, उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। ये अवधारणा आई थी। तो चाणक्य ने कहा कि भारत में जो है कितनी जातियां हैं? भारत में कहा 7 जातियां हैं। 7 जातियों के संबंध में उन्होंने इसकी अवधारणा रूप से व्याख्या की है, जो है चाणक्य ने, जो है इंडिका में, अपने इंडिका में कहा कि भारत में जो है 7 जातियां हैं। दूसरे कहा कि अकाल नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तीसरे कहा कि हां दास प्रथा नहीं है। दास प्रथा नहीं है, क्योंकि उस समय जो दासों की अवधारणा यूनान में थी, वैसे भारत में दासों को उतना जो है डिस्टार्चमेंट नहीं किया जाता था। इसलिए इस अवधारणा का विकास हम नहीं कर सकते कि जो है था कि नहीं था। उसमें 7 जातियों में जो सबसे प्रमुख जातियां था, उसमें दार्शनिक की बात की उसने, कृषक की बात की उसने, कारीगर की बात की, कारीगर की बात की इसमें। चौथा जो जाति बताया वो ग्वाला का बताया। ग्वाला के बताया, दूध दुहने वाले, अति प्राचीन उस समय। यहां की अवधारणा को समझ नहीं पाया। सेना को बताया, विद्वानों को दो तो दार्शनिक की जाति बता दी, राजाओं की जाति बता दी। उसे एक समस्या पैदा हुई। उसके बाद जो प्रशासनिक हायरार्की बना गया मौर्य काल में, वो मॉडल जो साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जो था, दौड़ा था, जो प्रांत जो बने हुए थे, एक उत्तरापथ, दक्षिणापथ। उत्तरापथ मतलब इसकी राजधानी थी तक्षशिला, इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी।
स्वर्णगिरी एक कलिंग था पूरब में, तोसली, चौगढ़, गोरखधानिया, एक जो है मध्य देश, पश्चिम में नहीं था लेकिन मध्य देश, ये मध्य देश सेंटर यहां था, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये अवधारणा ध्यान दीजिए। मौर्य काल की यह अवधारणा है, राजधानी ये मॉडल देख लीजिए, उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, स्वर्णगिरी, कलिंग, अशोक ने जीता 261 ईसा पूर्व, तोसली और मध्य देश पाटलिपुत्र। गुजरात जिसे सौराष्ट्र प्रांत कहते हो, विशेष महत्वपूर्ण था मौर्य काल के लिए। वहां अक्सर विदेशी गवर्नर रखे जाते थे, उसमें वहां पणदत्त था गवर्नर, पणदत्त गवर्नर था। वो झील बनवाया है, उस झील पर तो अशोक के समय में तुषपास ने कार्य किया, उस पर रुद्रदामन के समय उस झील की महत्व था, जीवन रेखा थी वो झील गुजरात की, उसकी विशेष चर्चा इतिहास में हुई। उस दिन अभी मौर्य काल के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जो पार्टी क्लासिफिकेशन किया था, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कर, यहां चर्चा करना दोबारा आवश्यक नहीं है। अब जो आते हैं कि जो बन रहा है वो सिस्टम आपका एक, इस सबसे पहले आया यहाँ आया जिला, जिला के बाद जो आ रहा है स्थानिक, जिला के नीचे इसमें 800 गांव होते थे, ग्राम कह सकते हो, सुदरूप ग्राम थे। तीसरा जो था खारटीव, खारवटीव, खारटी था, यहाँ वो 400 थे। ये था द्रोण मुख, 200 गांव। यहां था संग्रहण, और लिखा जाता है गोप, और ये जो था ग्राम, 10 गांवों का संग्रहण था। ये मॉडल बना हुआ था मौर्य काल का। ग्राम और जिला के बीच जो है स्थानिक जो है प्रमुख अधिकारी होता था। आईएएस में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है स्थानिक के संबंध में कि गांव और जिला के मध्यस्थ कौन था करों का, स्थानिक था। और रोहिला थापर ने गोप को ग्रामीण प्रशासन का ऋण कहा है। मौर्य प्रशासन वो गांव और लोगों पे संपर्क बनाए रखता था। ये बहुत बड़ी अवधारणा थी। अशोक पहला शासक था, बताया था, जो चुनार के पत्थरों से 14 शिलालेख विभिन्न स्थानों पर स्थापित करवाए। और ये 14 शिलालेख 8 स्थान पर स्थापित करवाए। इसमें 8 स्थानों पर ये शिलालेख स्थापित करवाए। अति महत्वपूर्ण शिलालेख था उनका। इसमें शाहबाजगढ़ी जो आता है, तो सबसे बड़ी अभिलेख आता है। इसमें शाहबाजगढ़ी के बारे में चर्चा हुआ है। शाहबाजगढ़ी अति महत्वपूर्ण अभिलेख था इनका। फिर आता है इसमें मानसेहरा के बारे में अवधारणा है। मानसेहरा आ गया। मास्की एक प्रमुख जो है इनका अवधारणा था। गिरनार, धौली आ जाइए।
धौली जौगढ़ आ जाइए, मास्की, गिरनार। गिरनार में 14वां शिलालेख था। जौगढ़ एक कलिंग का है, पृथक शिलालेख कलिंग। कलिंग जो अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। शुरू में जो लिखे गए चार लिपियों में लिखे गए, 4 में। इसमें कौन था? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमेइक, यूनानी, 4। और सबसे ज्यादा किसमें? ब्राह्मी में। शाहबाजगढ़ी जो है इसमें खरोष्ठी में लिखा गया, खरोष्ठी में शाहबाजगढ़ी। 8 स्थानों पर यह अभिलेख जो है लिखे गए, इनके 8 स्थानों पर। ये अभिलेख 8 स्थानों पर पाए गए। इसमें कलिंग पृथ्वी लेख में सम्राट अशोक ने कहा है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। कलिंग पृथक में कहा है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। समस्त प्रजा मेरी संतान है। ये कई बार ये पूछा जा चुका है कलिंग पृथ्वी लेख में, ये ध्यान दीजिएगा। ये उदाहरण पूछा गया है। अहिंसा पर बल दिया अशोक। दूसरे शिलालेख में अशोक ने धम्म के उदाहरण, माता पिता गुरुओं की सेवा करना, सत सोचिए दया जाने अपासिन में धम्म। धम्म है अपाप रहित होना, धम्म है अल्प संचय करना, धम्म है। धम्म में क्या था? सामाजिक सजता था, आचार नियमों का एक नियामक था, दस्तावेज था, एक राजनीतिक चाल थी अशोक की। और धम्माधिकारी की नियुक्ति की अशोक ने। दूसरे तीसरे में सबके उत्तर दे रहा है। धम्म के दौड़ा जो है बौद्ध ग्रंथों से लिए गए दिव्यावदान में वर्णित है। राहुलोवाद सूत्र से लिया गया धम्म के बारे में। अशोक ने धर्माधिकारी की नियुक्ति की। सबसे बड़ी बात, धर्माधिकारी के बारे में बात की अशोक ने। मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति के बारे में, उसके परिवार के बारे में चिंता करने के लिए एक अधिकारी नियुक्ति की। इस मान लो किसी को व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा रहा है, उसके ऊपर क्या गुजरेगा, उसका गुजारा भत्ता कैसे होगा, इसकी चिंता किया। यज्ञ हिंसा हिंसा न भवत की अवधारणा वेदों में है, लेकिन यहां भी उसको भी गलत माना कि ना, किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है। कलिंग के युद्ध बाद जो है युद्ध घोष की नीति त्याग कर अशोक ने धम्म घोष की नीति की शुरुआत की। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ। 2 वर्ष तक साधारण उपासक रहा। उपगुप्त जो है और तिष्य के कहने पर बौद्ध धर्म बना लिया अशोक ने। भगवान बुद्ध के जो है प्रमुख स्थानों पर जाने लगा। 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। राज्याभिषेक के जो है 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी गया। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी। वहां जो कर था, जो पहले 1/6 उसको जो है घटाकर 1/8 कर दिया। एक बटे 8 कर दिया। जिसकी हमें अवधारणा रुम्मन देई शिला लेख से मिलता है, ये सबूत है। इसमें वर्णित है कि अशोक ने ऐसा किया। और भ्रावु अभिलेख से यह सिद्ध होता है, भ्रावु लेख से यह सिद्ध होता है अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था। उसमें बुद्धम शरणम बौद्ध धर्म के बारे में वर्णित है। बौद्ध धर्म
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की अवधारणा इसमें बाबू शिलालेख, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार। सौगोरा अभिलेख बंगाल में है और साथ से जुड़ा हुआ अभिलेख है। आपातकाल में अनाज बफर स्टॉक के रूप में रखने की अवधारणा सौगोरा अभिलेख से मिलता है। सौगोरा तो गोहरा से मिलता है, जो है अनाज संचय का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध का वर्णन पृथक कलिंग शिलालेख में वर्णित है। 8वीं जातियों को चेतावनी देता है अशोक, उसका भी उल्लेख है कलिंग शिलालेख में। 14वां शिलालेख अशोक ने गिरनार में किया। चौदहवां शिला लेख गिरनार। गिरनार कहां है? गुजरात में। गुजरात में इसका और सबसे प्राचीन शिलालेख मास्की, मास्की शिलालेख। मास्की, गुर्जरा, उडेलुक, अशोक का नाम मिलता है इसमें। एरीगुड्डी में जो दक्षिण का अभिलेख है उसमें लेखक का नाम मिलता है। रामपुरवा में बैल बना हुआ है। सारनाथ में अश्व, बैल, सिंह की जो आपकी मुद्रा पर छपा हुआ है, नोट पर, भगवान बुद्ध से संबंधित है सब चीज। अशोक की, जिसे राजकीय चिन्ह घोषित किया गया सारनाथ से लेकर। अशोक ने 12वें शिलालेख में 6वें में कहता है, मैं कहीं रहूं, शयन गांव में रहूं, रसोई घर में रहूं, प्रजा की सूचना हमें दिया जाए। 9वें में मांगलिक कारण का वर्णन करता है, मांगलिक कार्यों की। 12वें में धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन है अशोक के शिलालेखों में। धार्मिक सहिष्णुता बहुत बड़ी बात है, अशोक कह रहा है। कहा किसी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी धर्म की अच्छाई हमेशा तारीफ करनी चाहिए दूसरे धर्म की। जैसा दूसरा व्यक्ति सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो भी व्यक्ति हमारे धर्म के प्रति अच्छा सोचने के लिए प्रेरित होगा। यह अवधारणा था सम्राट अशोक का, जो बहुत बड़ी मिशन था एक प्रकार का। असरिकुंड शिलालेख जो है अफगानिस्तान में अशोक का शिलालेख, वहां तक फैला हुआ था ये सीमाएं जो है। अशोक के शिलालेख में राजुक युक्त जो है, प्रादेशिक राजुक युक्त का उल्लेख है अशोक के शिलालेख में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अशोक के जो है शिलालेख में राजुक युक्त प्रादेशिक उल्लेख मिलता है। सुसीम और अशोक का भाई था। कुणाल का अशोक की रानी, पहले रानी कारुअकी का उल्लेख। तिच्छरमिता बौद्ध धर्म की विरोधी थी। विरोधी थी बौद्ध धर्म की। बोधि वृक्ष में जहरीला कांटा चुभवा दिया था तिच्छरमिता ने। वृक्ष में जहरीला
कांटा चुभा दिया। अशोक के दान देने से छिड़ दी। इस समस्त राज की संपत्ति को अशोक वैभव को दान कर दे रहा है। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हुई। अशोक की मृत्यु बाद कुणाल शासक बना। उसके बाद दशरथ आजीविकों को गुफा दान करने की परंपरा अशोक ने चालू की। सुदामा गुफा, चौपड़ गुफा, संप्रति जो वो भी था। दशरथ अशोक की तरह बौद्ध धर्म का समर्थक था। चंद्रगुप्त मौर्य इसमें जो है जैन धर्म को उपासक था। 185 ईसा पूर्व जो है इसके सेनापति बृहद्रथ ने सेना के सामने ही जो पुष्यमित्र शुंग कश्यप गोत्री ब्राह्मण था, उसने पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी। कब किया? 185 ईसा पूर्व जो है बृहद्रथ की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने। की हत्या की इसने पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश का अंत हो गया। शुंग वंश की स्थापना हो रही है। कब? 185 ईसा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।